हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एसी का, जिसमें प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो सकता है, प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट हो सकते हैं या फिर प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो सकते हैं। प्योरली कैपेसिटेटिव या प्योरली इंडक्टिव सर्किट कहने का मतलब है ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस हो या फिर सिर्फ कैपेसिटर हो या फिर सिर्फ इंडक्टर हो, तो उसको प्योरली रेजिस्टिव या फिर प्योरली कैपेसिटेटिव या फिर प्योरली इंडक्टिव सर्किट कहा जाता है। तो उसमें वेरिएबल ईएमएफ होते हैं, वेरिएबल करंट होते हैं, और दोनों वेरिएबल्स होते हैं वो साइनसॉइडल होते हैं। मतलब मेरा जो एसी करंट होता है वह साइन के फंक्शन में होता है कि साइन का ग्राफ जिस तरह से वैरी करता है उसी तरह से अप्लाइड वोल्टेज भी वैरी करते हैं और उसके अकॉर्डिंग करंट भी चेंज होते रहता है। तो उस दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए वेरिएबल करंट वेरिएबल ईएमएफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस रोटेटिंग वेक्टर का यूज करते हैं उसको कहा जाता है फेजर डायग्राम। मतलब सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि फेजर डायग्राम क्या होता है। ए डायग्राम रिप्रेजेंटिंग अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ एज रोटेटिंग वेक्टर्स। रोटेटिंग वेक्टर्स को फेजर भी कहा जाता है या फेज भी कहा जाता है। रोटेटिंग वेक्टर्स को फेज भी कहा जाता है। ए डायग्राम representing alternating current and alternating EMF as rotating vectors with the phase angle between them is called phasor diagram। मतलब एंगल के साथ हम लोग उसको क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, वेक्टर फॉर्म को बनाते हैं। वेक्टर का जो लेंथ होगा वह लेंथ रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम ईएमएफ को या फिर मैक्सिमम अल्टरनेटिंग करंट के वैल्यू को। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं एसी थ्रू रेजिस्टर। एसी थ्रू रेजिस्टर मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कहलाएगा। हमने क्या किया, सपोज ए रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, सपोज ए रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स विथ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ई। मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो क्या है, इसका ई है। हम इसे ई लिख सकते हैं, इस ढंग से लिखा हुआ है। तो ईएमएफ क्या है, इसका ई है। सर्किट इस तरह दिखेगा कि एक एसी सोर्स है और इसमें एक रेजिस्टेंस है। तो एसी सोर्स का वैल्यू जो है वो ईएमएफ जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर ई इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ई नॉट मैक्सिमम ईएमएफ, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, टी टाइम है। तो हमें इसमें करंट निकालना है कि करंट किस तरह से वैरी करता है। तो करंट इक्वल टू हम लोग जानते हैं V बाई आर होता है, यानी वोल्टेज बाई आर होता है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो क्या है, ईएमएफ ई बाई आर करना पड़ेगा। तो हमारा जो करंट निकल करके आया वो आया I इक्वल टू EMF बाई आर, वेयर EMF इज द वेरिएबल विच वेरीज एज ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो दैट इज I इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। हम इस आर से ई नॉट को डिवाइड कर लिए। ई नॉट मैक्सिमम ईएमएफ है, आर एक रेजिस्टेंस है, तो मैक्सिमम ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस जो होगा वो मैक्सिमम करंट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई द इंस्टेंटेनियस करंट, आई नॉट इज द मैक्सिमम करंट। अब यहाँ पे देखने में ये बात है कि ईएमएफ का वैल्यू, ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई का वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों के एंगल में चेंज नहीं है। जब दोनों के एंगल में चेंज नहीं है तो इसको कहते हैं फेज जो होगा, फेज डिफरेंस वो जीरो होगा। इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं फेज डिफरेंस को। और जो एंगल होगा वो कितना होगा, ओमेगा टी होगा। तो हम इस दोनों के ग्राफ को इस तरह से भी बना सकते हैं कि जब टाइम जीरो है तो ओमेगा टी का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। तो यह यहाँ से ग्राफ शुरू होगा। और यह टाइम अगर ओमेगा टी का वैल्यू पाई बाई टू हो जाए तो ग्राफ जो होगा वो मैक्सिमम होगा। और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है जो कि ई नॉट के बराबर होगा। तो ईएमएफ का जो वैल्यू होगा वो ई नॉट के बराबर होगा जो कि मैक्सिमम ईएमएफ के बराबर होता है। सिमिलरली आई के साथ भी वही चीज़ है कि टाइम जीरो पे साइन जीरो होता है और आई का वैल्यू जीरो हो जाएगा। लेकिन ओमेगा टी का वैल्यू अगर पाई बाई टू होता है तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और आई का वैल्यू मैक्सिमम होगा जिसको आई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, आई नॉट मैक्सिमम हो जाएगा। या कहाँ पे होगा, π/2। फिर पाई आते आते क्या हो जाएगा, वो वैल्यू 0 हो जाएगा। इस तरह से ये ग्राफ बनेगा जो कि साइनूसॉइडल कहलाता है। साइनूसॉइडल कहलाने का मतलब है कि यह साइन के ग्राफ की तरह दिखता है। अब फेजर डायग्राम बनाते हैं। इसी को बोला जाता है फेजर डायग्राम, कि टाइम के साथ इसका जो ईएमएफ है या करंट है उसका वेरिएशन है, जो कि एक रोटेटिंग वेक्टर्स के फॉर्म में है। क्योंकि ये बता रहा है इसका जो लेंथ है वो ए सेंटर से वो बता रहा है कि ये जो लेंथ होगा वो आई नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो ई नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो कि ई नॉट क्या है, मैक्सिमम ईएमएफ है, आई नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट है। दोनों का एंगल जो है वो ओमेगा टी है एक्स एक्सिस से। तो यहाँ टाइम एक्सिस वाले से क्या हो गया, ओमेगा टी एंगल पे करंट भी है और ईएमएफ भी है। तो इसको बोला जाता है फेजर डायग्राम। उसी तरह एसी थ्रू कैपेसिटर, मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटर कनेक्ट हो और उसका जो सोर्स हो वो एसी हो। दैट मीन्स कि अल्टरनेटिंग करंट वाला सोर्स हो, जिससे अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है। तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग ईएमएफ है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो सपोज ए कैपेसिटर विथ कैपेसिटेंस सी बी कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और एक कैपेसिटर कनेक्ट किया गया सी। अब यहाँ पे अगर हम Q की बात करें, कैपेसिटर है तो चार्ज स्टोर होता है। अगर हम Q की बात करें तो Q इक्वल टू सी वी होता है, वेयर वी इज़ द वोल्टेज। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज नहीं दे करके ईएमएफ दिया गया है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, C इंटू ई एम एफ। जबकि ईएमएफ का जो वैल्यू है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, तो C इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हम ये लिख सकते हैं Q इक्वल टू ये वैल्यू आएगा। तो I बराबर क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज के वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आई इक्वल टू डी बाई डी टी, और क्यू के जगह पे सी इप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर ई इप्सिलॉन नॉट नहीं है, ये ई नॉट है, ईएमएफ है, ई नॉट है, इप्सिलॉन नॉट नहीं है। कैपेसिटेंस इंटू मैक्सिमम ईएमएफ इंटू साइन ओमेगा टी, यह चार्ज का वैल्यू है। कहाँ से आया है, Q इक्वल टू सी वी से। हमें टोटल करंट चाहिए, इसलिए डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा चार्ज को। तो C और ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ, ये दोनों कांस्टेंट है, इसे बाहर कर लिए। साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी होता है, और ओमेगा टी में जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा क्या हो जाएगा, एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा फाइनली, C ईएमएफ मैक्सिमम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। हम आई इक्वल टू लिख सकते हैं ई नॉट यानी मैक्सिमम ईएमएफ बाय 1 ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस π/2, क्योंकि साइन है और π/2 है। जैसे ही ये π/2 प्लस समथिंग होता है तो यह साइन जो होगा वो कॉस में बदल जाएगा, और ओमेगा टी प्लस π/2 ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो फाइनली पॉजिटिव ही आंसर आया हुआ है। इसलिए हम इसे कुछ नहीं किए, बस रीअरेंज कर लिए, फिर से इसे चेंज कर लिए हैं। कॉस था तो साइन के फंक्शन में चेंज कर लिए हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि हम जो एसी सोर्स है मेरा E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इससे कंपेयर करने में बनेगा। और आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। आई नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट है, जो कि ई नॉट बाई 1/ओमेगा सी होता है। और 1/ओमेगा सी को एक्स सी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर कहा जाता है। अब हमें क्या करना है, इस दो इक्वेशन से हमें ग्राफ बनाना है। एक की ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और दूसरा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब इस दोनों में देखना ये है कि अगर ओमेगा टी का वैल्यू 0 होता है तो ई का वैल्यू 0 हो जाएगा। जबकि उसी टाइम में ओमेगा टी का वैल्यू जब 0 होता है तो ये π/2 बचेगा, जो कि साइन π/2 मैक्सिमम होता है। तो जब ईएमएफ 0 होगा उस टाइम में करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। जब ईएमएफ का वैल्यू 0 से शुरू होगा, इस तरह से साइनसॉइडल फंक्शन का बनेगा। उसी तरह उसी टाइम में जब आई का ग्राफ शुरू होगा, तो जब ये ई नॉट साइन ओमेगा टी का वैल्यू 0 था, उस टाइम में आई का वैल्यू मैक्सिमम था। ये मैक्सिमम से शुरू होकर के डिक्रीज किया।
जब यह ई नॉट साइन ओमेगा टी का वैल्यू जब मैक्सिमम पे जाएगा तो उस टाइम में ओमेगा टी का वैल्यू पाई/2 होगा, जो कि पाई/2 प्लस पाई/2 पाई की तरह काम करेगा किसके लिए, आई नॉट के लिए, तो यह 0 हो जाएगा। इस तरह से यह क्या होगा, ग्राफ बनेगा। इसका फेजर डायग्राम ये है, ऊपर वाला गलत था, तो क्या हो जाएगा, यह टाइम के साथ, तो सबसे पहले तो ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी पे ई का वैल्यू है, ई नॉट क्या है, ये मैक्सिमम, ये जो लेंथ है वो ई नॉट को वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोला गया कि इससे पाई/2 अधिक है, तो पाई/2 इसमें भी और ऐड कर दिया गया, तो ओमेगा टी प्लस पाई/2। अब जो आया यह डायरेक्शन आया किसके लिए, आई का, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 का, तो ये ग्राफ किसका है, आई नॉट का। सिमिलरली एसी थ्रू इंडक्टर, इंडक्टर के थ्रू जो एसी होता है, जो सोर्स लगा रहता है एसी सोर्स, वह इंडक्टर में लगा हुआ है इस बार। सपोज एन इंडक्टर विथ सेल्फ इंडक्टेंस एल इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स विथ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ई, जो कि ईएमएफ इक्वल टू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इंडक्टेंस क्या है, एल। तो अगर हम इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें तो फैराडे लॉ से माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, जो कि अप्लाइड ईएमएफ जो अपोजिट टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ के होगा। जो हम लोग अप्लाई करते हैं वह इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ उसके अपोजिट होगा और इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईएमएफ का जो वैल्यू होगा, जो मेरा ईएमएफ आएगा सोर्स, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का अपोजिट यानी निगेटिव वैल्यू। इसलिए फाइनली जब पुट करेंगे तो क्या जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू निगेटिव ऑफ ई डैश यानी कि एल डी आई बाई डी टी। हमें चाहिए करंट, तो इस इक्वेशन से अगर करंट चाहिए तो यहाँ पे एल को और डी टी को हटाना पड़ेगा। तो एल को जब हटाएंगे तो यह नीचे आ जाएगा और डी टी को हटाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो डी आई इक्वल टू क्या बच जाएगा, ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब यहाँ पे डी आई है और यहाँ डी टी है, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो डी आई का इंटीग्रेशन किए तो ई नॉट बाई एल जो है वो कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डी आई का इंटीग्रेशन आई हो जाएगा और साइन का माइनस होता है, तो माइनस ई नॉट बाई एल कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। तो क्या आया, आई इक्वल टू माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। फिर यहाँ कॉस आ गया, हमें इसे का कंपेयर करना है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के साथ। तो हम क्या करेंगे, इसे ओमेगा में कन्वर्ट कर, ये साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन में कैसे कन्वर्ट करें, तो ऐसा होना चाहिए कि यह माइनस में आ जाए। तो साइन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2, तो ओमेगा टी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, उससे अगर माइनस करते हैं पाई/2 तो वो साइन चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है और पाई/2 है इसलिए कॉस आ जाएगा। तो फिर रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2, वेयर एक्स एल जो है वो ओमेगा एल के बराबर होता है, जो कि रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर कहलाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यह माइनस पाई/2 है, तो जब ओमेगा टी का वैल्यू 0 होगा उस टाइम में ई का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ओमेगा टी का वैल्यू जब 0 होगा तो ई का वैल्यू 0 होगा, लेकिन उसी टाइम में आई का जो वैल्यू होगा वो साइन माइनस पाई/2 होगा, इस वजह से निगेटिव आएगा और नीचे से शुरू होगा, जो कि मैक्सिमम वैल्यू से शुरू होगा। तो आई का मैक्सिमम वैल्यू निगेटिव से शुरू होगा और ये उल्टा चलेगा उसके। अब इसके लिए फेजर डायग्राम अगर बनाते हैं तो क्या बनाएंगे, ईएमएफ जो होगा वो ओमेगा टी पे है, मतलब ओमेगा टी एंगल पे है, तो ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इससे पाई/2 कम है तो नीचे आ गया। तो यह क्या हो गया, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2। इसमें ये कहा जा सकता है कि करंट जो है वो ईएमएफ से पीछे है, मतलब लैग है, लैग बिहाइंड। कितना, मतलब फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस पाई/2, मतलब ये पीछे है। जबकि कैपेसिटर वाले में क्या होता है कि ईएमएफ यहाँ रहता है, करंट आगे रहता है। तो कैपेसिटर वाले में ये कहा जाता है कि करंट लीड्स द ईएमएफ, मतलब ईएमएफ से आगे है बाई पाई/2 एंगल, मतलब जो फेज एंगल होगा वो पाई/2
टू होगा। इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो फेज कहलाता है। मतलब कितना का डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो यहाँ पे π/2 का डिफरेंस है, जबकि ये π/2 से क्या है कि पीछे है करंट, और कैपेसिटर वाले में करंट जो होता है वो आगे होता है, तो वहाँ पे लीड्स कहा जाता है। तो ये था मेरा क्या, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट। दैट मीन्स कि सिर्फ इंडक्टेंस से या रेजिस्टेंस से या कैपेसिटर से एसी सोर्स को कनेक्ट किया गया। इसमें एक ऐसा भी सर्किट पढ़ना है हमें जिसमें एल, सी और आर ये तीनों हो, एल फॉर इंडक्टर, आर फॉर सी फॉर कैपेसिटर और आर फॉर रेजिस्टर, ये तीनों एक ही एसी सोर्स वाले सर्किट में कनेक्ट होगा, तो उसको कहा जाता है LCR सर्किट। क्या कहा जाता है, LCR सर्किट। वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक इतना ही। इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिए, इसका रिवाइज कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस कर लीजिए 2-4 बार। ये कुछ नहीं है, प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा याद रहेगा। थैंक यू।